गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना जो हिंदी के अंतर्गत संधि का टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत जो स्वर संधि और व्यंजन संधि थी वो कंप्लीट हो गई और अपनी विसर्ग संधि चल रही थी। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत जो 3 नियम थे उनके बारे में चर्चा की। तो आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 4, 5, 6 और आज की क्लास के अंतर्गत अपनी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा अपना समास का। तो आज अपन विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत नियम नंबर 4 क्या है? विसर्ग संधि के जो अंतर्गत नियम नंबर 4 है वह क्या है कि प्लस के इधर क्या है, प्लस के इधर ई हो और ऊ हो, ई के बाद विसर्ग आए, ई के बाद विसर्ग आए और ऊ के बाद विसर्ग हो प्लस के इधर। और प्लस के इधर क्या हो, ये र है, र से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, यानी र से प्रारंभ होने वाला शब्द प्लस के इधर आए और इधर ई या ऊ हो, तो जो ई और ऊ है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। और विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। तो अपना जो नियम नंबर 4 है वह क्या है कि प्लस के इधर ई है और ऊ है, उनके साथ क्या आ रही है, विसर्ग आ रही है। और प्लस के इधर क्या है, र से प्रारंभ होने वाला शब्द आए। तो जब र से प्रारंभ होने वाला शब्द आएगा तो ई और ऊ है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी जो ई की मात्रा है वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी और ऊ की मात्रा है वह ऊ में परिवर्तित हो जाएगी, यानी इनका बड़ा रूप हो जाएगा, दीर्घ यानी बड़ा। और जो ये विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप। तो इनके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे नी है प्लस क्या है, रोग है। तो अब ये नी है, नी के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है और ये क्या है, विसर्ग है। और प्लस के इधर क्या है, र से प्रारंभ होने वाला शब्द है। तो जब र से प्रारंभ होने वाला शब्द हो प्लस के इधर और प्लस के इधर ई और विसर्ग हो, तो जो ये ई है, ई है, ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में, यानी दीर्घ ई हो जाएगी। और ये विसर्ग है, इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, यानी जो ये विसर्ग है उसका क्या होगा, लोप है। तो अपन इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, ये न है, न में जो ई है वह बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, नी हो गया। और विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, नी रोग। तो ये क्या होगा, नी प्लस रोग का अपन जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, निरोग। इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है नी प्लस रस है, नी प्लस रस। तो इधर प्लस के इधर क्या है, ई है, ई के साथ क्या आ रही है, विसर्ग। और प्लस के इधर क्या है, र है। अब र से प्रारंभ होने वाले शब्द प्लस के इधर हो और इधर ई और विसर्ग हो, तो जो ये ई है वह किस में परिवर्तित होती है, बड़ी ई में। और ये विसर्ग है उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। तो अपन जब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, नी, नी दीर्घ होगा, यानी जो ये नी है वो बड़ी की मात्रा में परिवर्तित होगी, यानी ये न, और न के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, ई की, नी। और यहाँ पर क्या रहेगा, र और से, तो ये क्या हो जाएगा, नीरस। यानी जो ये न है, न के अंतर्गत जो ई की मात्रा है वह किस में परिवर्तित होगी, बड़ी ई में। और ये विसर्ग का क्या हो गया, लोप। और र है और से, तो ये क्या हो जाएगा, नीरस। अपन अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल अपना क्या है, नी प्लस रऊ, नी प्लस इधर क्या है, रऊ। तो यहाँ क्या है, र वर्ण आ रहा है प्लस के इधर और प्लस के इधर क्या है, ई, और ई में क्या है, विसर्ग। तो ये ई की मात्रा है वह किस में परिवर्तित होगी, ई में, बड़ी ई में। और जो ये विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप। तो अपन नी प्लस रियु की बात शब्द में जब संधि करेंगे तो न, और ये ई की मात्रा क्या हो गई, बड़ी ई की हो गई, मतलब छोटी ई की मात्रा थी वो बड़ी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इधर र से प्रारंभ होने वाला शब्द आ रहा है। और अपना नियम नंबर 4 यही तो है कि प्लस के इधर ई और ऊ हो, उसके साथ विसर्ग हो, और प्लस के इधर र से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तो इन जो ई और ऊ है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जो विसर्ग है इनके साथ उनका क्या होगा, लोप। तो ये क्या हो गया, नीरव। हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है अपना दू प्लस राज। तो दू प्लस राज में प्लस के इधर क्या आ रहा है, र से प्रारंभ होने वाला शब्द आ रहा है और प्लस के इधर क्या है, ऊ की मात्रा, और ऊ के साथ क्या है, विसर्ग है। अब ऊ के साथ विसर्ग हो प्लस के इधर और प्लस के इधर र से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तो जो ये ऊ है वह ऊ किस में परिवर्तित होगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये विसर्ग है उसका क्या होगा, लोप। विसर्ग है उसका क्या होगा, लोप। तो अपन जब दू प्लस राज की जब संधि करेंगे
तो क्या हो जाएगा इसका द, और ऊ की मात्रा है वह ऊ बड़ा हो जाएगा, तो ऊ हो गया, और इधर क्या बचेगा राज, तो ये क्या हो गया दुर्राज। अगला एग्जाम्पल है अपना नी प्लस रंध्र। नी प्लस रंध्र में क्या है, इधर ई की मात्रा है, ई के साथ विसर्ग आ रही है, न बच जाएगा, प्लस के इधर क्या है र से प्रारंभ होने वाला शब्द है, तो ये ई किस में परिवर्तित होगी, ई तो बड़ी में परिवर्तित हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या होगा लोप। तो अपन जब नी प्लस रंध्र की संधि करेंगे तो क्या होगा नी र और न और दर निरंतर। यानी इस नियम के अंतर्गत क्या है कि यानी र से प्रारंभ होने वाला शब्द हो और ई हो तो वह क्या हो जाएगा बड़ा दीर्घ हो जाएगा, और विसर्ग आएगी उसका क्या हो जाएगा लोप। तो इसके अंतर्गत नी प्लस रजुता, तो रजुता में र से प्रारंभ होने वाला शब्द है इधर, और इधर क्या है ई की मात्रा आई है और इधर विसर्ग है, तो अभी ये ई है, ई किस में परिवर्तित होगी, ये वाली ई है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी बड़ी ई में, दीर्घ हो जाएगा इसका। तो जब अपन नी प्लस रजुता शब्द में संधि करेंगे तो क्या होगा नी रू जय और ता, नीरू जता। तो अपना जो नियम नंबर 4 है उससे संबंधित अपन ने जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में चर्चा की, और जो नियम नंबर 4 है अब तक याद भी हो गया होगा क्योंकि अपन जो हर एग्जाम्पल है उसके साथ साथ इस नियम को अप्लाई किया और जो इसको याद कराने की मैंने आपको कोशिश की। तो अब आप चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 5 के बारे में। संधि के अंतर्गत जो अपना नियम नंबर 5 है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत अपना नियम नंबर 5 क्या है कि प्लस के इधर क्या हो ए हो, प्लस के इधर क्या हो ए हो, यानी जो प्लस है प्लस के इधर ए हो, ए के साथ क्या हो विसर्ग हो, और प्लस के इधर क्या है आ है ई है ऊ है ए है, ये चारों स्वर है, यानी ए को छोड़कर अन्य स्वर है, ये आ है ई है ऊ है ए है, इनसे प्रारंभ होने वाले शब्द आए, अगर इनसे प्रारंभ होने वाले शब्द आए प्लस के इधर, जो विसर्ग है विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप, यानी विसर्ग का क्या होगा लोप हो जाएगा। तो विसर्ग का लोप कब हो जाएगा, यानी प्लस के इधर ए हो, ए के साथ क्या है विसर्ग, और प्लस के इधर क्या है किन से प्रारंभ होने वाले शब्द आए, आ है ई है ऊ है ए है, इनसे प्रारंभ होने वाले शब्द आए, तो जो ये विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। तो अपन इनके एग्जाम्पलों की बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या है, पहला कि अंतः प्लस एव में त में क्या है ए के साथ क्या आ रही है विसर्ग आ रही है, और प्लस इधर क्या है ए है, यानी अपना नियम क्या है प्लस के इधर तो ये ए के साथ विसर्ग आए और प्लस के इधर क्या है इन चारों जो स्वर है उनमें से कोई सा स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तो ये अपना यहाँ नियम लागू हो रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, ये विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, विसर्ग है उसका क्या होगा लोप। तो अपन अतः प्लस एव शब्द की जब संधि करेंगे तो क्या होगा अतः एव, यानी जो इसके अंतर्गत जो ये विसर्ग है इसका क्या कर देंगे अपन लोप कर देंगे, लोप यानी गायब कर देंगे। इसके बाद अपना अगला एग्जाम्पल है यश प्लस इच्छा में यह क्या है स के अंतर्गत क्या है ए है, और ए के साथ क्या है विसर्ग है, प्लस इधर क्या है ई है, तो यहाँ क्या आ जाएगी ई की मात्रा। तो अब ये ई है, ये प्लस के इधर ये ई आ रहा है और प्लस के इधर ये ए के साथ विसर्ग आ रहा है, तो जो ये विसर्ग है उसका क्या होगा लोप होगा। तो ये विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा लोप। तो अपन जब यश प्लस इच्छा शब्द में संधि करेंगे तो क्या होगा यश इच्छा। यानी ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्लस के इधर ए के साथ विसर्ग और ये चारों स्वर आ रहे हो तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो ये विसर्ग होगी प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे तो ये विसर्ग होगी उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। यानी अब अगला एग्जाम्पल है मन प्लस उच्छेद। तो मन में या न के अंतर्गत क्या है ए के साथ क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है और प्लस इधर क्या है ऊ है, तो ये ऊ से प्रारंभ होने वाला शब्द है। तो इधर क्या है ये ए के साथ क्या है विसर्ग है, तो ये क्या होगा इसका विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप होने का मतलब विसर्ग गायब हो जाएगी। तो जब मन प्लस उच्छेद शब्द में अपन संधि करेंगे तो मन उच्छेद। हम लोग इसके अगले एग्जाम्पल की बात करें तत् प्लस एव।
तत् प्लस एव। तो तत् प्लस एव के अंतर्गत यहाँ क्या है, ए है, ए के साथ क्या है, विसर्ग है, प्लस इधर क्या है, ए है। अब ये क्या है, ये विसर्ग है, इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। लोप क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के इधर आई की मात्रा है वो आ रही है, और अपना नियम नंबर 5 यही तो है कि प्लस के इधर ए हो, इधर प्रारंभ होने वाले शब्द हो, तो इनका क्या हो जाएगा, यानी विसर्ग का लोप कर देंगे। तो ये क्या होगा, तत् एव। तो इस नियम से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है उनके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, विसर्ग है उसका क्या कर देंगे, लोप, यानी पये आदि, पये आदि। और ये तप प्लस उत्तम, तो इसमें क्या है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तप उत्तम। यानी इनमें विसर्ग का लोप किस कारण हो रहा है, ये विसर्ग प्लस के इधर ए के साथ विसर्ग आ रही है, और प्लस के इधर क्या आ रहा है, तो इस कारण ये विसर्ग का लोप हो गया। और इधर प में क्या है, ए के साथ ये विसर्ग आ रही है, और इधर क्या है, ऊ है, तो ये जो विसर्ग है उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। यानी अपना जो विसर्ग संधि है उसके अंतर्गत जो नियम नंबर 5 है वे क्या है कि प्लस के इधर ए है, ए के साथ विसर्ग आए, और प्लस के इधर क्या है, आ ई उ ए, यानी ये शब्द आए, इनको याद कर लो। आ है, ई है, उ है, आई है, ये शब्द आ रहे हो तो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अपना जो नियम नंबर 5 था उनसे संबंधित अपन ने जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में चर्चा की। अब अपन चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 6 के बारे में। विसर्ग संधि है उसके नियम नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 वह क्या है कि यदि विसर्ग से पहले क्या है, ए हो, यानी विसर्ग के साथ क्या है, ये विसर्ग है, इससे पहले क्या हो, ए हो प्लस के इधर, और तथा विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग है इसके बाद प्लस के बाद क्या हो, क हो या प हो, क या प हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो प्लस के इधर क्या हो, ए के साथ विसर्ग हो, और प्लस के इधर क्या हो, क या प हो, क या प हो, तो जो ये विसर्ग है उसमें है ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये विसर्ग है जो जैसे कि जैसे रहेगी, यानी इसमें यथावत रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो अपना नियम नंबर 6 वह क्या है कि विसर्ग के पहले ए के साथ विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, जो शब्द आए वह किससे प्रारंभ हो, कैसे हो या पैसे हो, तो उनमें क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह यथावत रहेंगे। तो इसके लिए अपन चर्चा करते हैं, जैसे अंतः प्लस इधर क्या है, करण, अंतः प्लस इधर क्या है, करण, अंत में या त में क्या है, ए है, ए के साथ क्या आ रही है, विसर्ग, और प्लस के इधर क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो जो ये विसर्ग है उसमें यानी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क और पैसे प्रारंभ होने वाले शब्द आ जाए, तो और इधर ए के साथ विसर्ग हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका क्या करेंगे अपन, जब संधि करेंगे तब इसको कैसे लिखेंगे, एज इट इज, ऐसा कैसे लिखेंगे, अंतःकरण, अंतःकरण। अपन इनके एग्जाम्पलों की बात करें, जैसे रज है प्लस कर्ण है, तो रज कर्ण में या ज में ए के साथ विसर्ग है, और ये कैसे प्रारंभ होने वाला शब्द है इधर, तो ये क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये विसर्ग है ऐसा क्या ऐसा यथावत आ जाएगा। या तो इसका क्या होगा, रज, रज कर्ण, रज कर्ण। इसके अगले एग्जाम्पल की बात करें, अधः प्लस पतन, ये पैसे शुरू हो रहा है, इससे पहले विसर्ग आ रही है, तो ये क्या होगा, एज इट इज होगा। यानी इसमें क्या होगा, अधः, अधः पतन, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बस प्लस को हटा देंगे और इन दोनों को ऐसा कैसा लिख देंगे वापस। क्यों लिख देंगे, क्योंकि क और पैसे प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे प्लस के इधर, और इधर ए के साथ विसर्ग होगी, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में ये यथावत रहते हैं, यानी जैसा है वैसा ही रहते हैं। तो वह क्रम के अंतर्गत क्या है, कैसे प्रारंभ हो रहा है, ए के साथ विसर्ग है, तो इसको भी क्या करेंगे, वह क्रम, वह क्रम, यानी ये एज इट इज जैसा कैसा लिख देंगे। तो जैसे इसका ये है, पय है, पान है, पैसे शुरू हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, पय पान, पय पान। जैसे प्रातः है, काल है,
प्रातः में यहाँ क्या है, एक विसर्ग है के साथ, और इधर कैसे प्रारंभ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसा का ऐसा लिख देंगे इसको अपन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह यथावत रहेगा। तो प्रातः काल, प्रातः काल। अंतःपुर, अंतःपुर में भी पैसे प्रारंभ हो रहा है के साथ विसर्ग आ रहा है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या रहेगा, अंतःपुर, यानी एज इट इज ऐसा कैसा। तपः पूत, तपः पूत में क्या होगा, तप और पूत, यानी जो अपना विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 वह क्या है कि यानी प्लस के इधर क्या हो, विसर्ग हो, और प्लस के उधर क्या हो क या पैसे प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तो विसर्ग के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उससे अपन जो एग्जाम्पल थे, जैसे अधः प्लस करण था तो अधः करण हो गया, रजय प्लस कर्ण था तो रजय कर्ण हो गया, अधः प्लस पतन था तो अधः पतन हो गया, और जैसे ये वय प्लस क्रम है तो वय क्रम हो गया, और पय प्लस पान है तो पय पान हो गया, प्रातः प्लस काल है तो प्रातः काल हो गया, अंतः प्लस पुर में अंतःपुर हो गया, तपः प्लस पूत है तो तपः पूत हो गया। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार अपना जो नियम नंबर 6 उसके बारे में चर्चा की। तो अपना जो विसर्ग संधि था उसके मुख्यतः जो नियम थे सभी वो कंप्लीट हो गए। अब अपन विसर्ग संधि के जो 5-6 नियम पढ़े हैं उनका रिवीजन करते हैं। उसके बाद जो विसर्ग संधि से संबंधित उनके एग्जाम्पल है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो विसर्ग संधि थे उसके जो अपन नियम पढ़े थे उनका रिवीजन करते हैं, यानी जो विसर्ग संधि के अंतर्गत अपने मुख्यतः 6 नियम पढ़े थे उन सभी का एक साथ रिवीजन करते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करेंगे, विसर्ग संधि में कौन कौन से एग्जाम्पल है, किस प्रकार इनके नियम है, उनको अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं कि इससे आपको ये जो पूरे नियम है वो एक साथ मिले, जिसे याद करने में आसानी हो, इनको समझने में आसानी हो, और इनके एग्जाम्पल भी अगर अपन एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो अपन एक नियम है जो और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो जो अपन जो नियम है वो क्या है विसर्ग संधि के अंतर्गत, पहला नियम है विसर्ग संधि के अंतर्गत कि ये तीनों स हो, स ये तीनों स हो। तो जो ये स है वो किस में परिवर्तित होगा, यानी ये स है वे विसर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। और जो ये इनके प्लस के इधर क्या आएगा, अघोष वर्ण आएंगे। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा है वह सघोष वर्ण होता है। तो अपना जो एक नियम है, पहला नियम यानी स वाला नियम है, वह स विसर्ग में परिवर्तित होगी। कब होगी, जब प्लस के इधर क्या आए, अघोष वर्ण आए। और जो अपना दूसरा नियम है वह क्या है, यानी जो प्लस के इधर क्या है विसर्ग है और प्लस के इधर क्या है सघोष वर्ण आए। सघोष वर्ण का मतलब वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा ये है, और सभी स्वर अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगर ये प्लस के इधर विसर्ग हो और प्लस के इधर सघोष वर्ण आए तो ये जो विसर्ग है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी। यानी अपना विसर्ग संधि के अंतर्गत पहला नियम और दूसरा नियम है वह किस प्रकार याद रखेंगे, यानी प्लस के इधर तो क्या आएगी विसर्ग है और प्लस के इधर क्या है स हो। तो एक नियम तो है अपना अघोष वर्ण से संबंधित और एक नियम है अपना सघोष वर्ण से संबंधित। इनके बारे में भी चर्चा की अपन ने। और जो ये स है वह विसर्ग में परिवर्तित होगा, और जो ये विसर्ग है इनके सघोष वर्ण आए तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और जो अपना नियम नंबर 3 है कि किसी शब्द के अंतर्गत र आ रहा हो तो र विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निराशा शब्द में नी प्लस आशा, तो जो र है उसका विसर्ग हो जाता है। यानी किसी शब्द के अंतर्गत र आ रहा हो तो उसका जो र है वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 4 की बात करें तो नियम नंबर 4 क्या है, प्लस के इधर ई है, ऊ है, और इनके साथ क्या है विसर्ग आए। ई और ऊ के साथ विसर्ग आए और प्लस के इधर क्या है र से प्रारंभ होने वाला शब्द आए। ये र से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द ई प्लस के इधर आए और प्लस के इधर ई है, ऊ के साथ विसर्ग हो तो जो ये ई और ऊ है उनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी ई बड़ी में परिवर्तित हो जाएगी और ऊ है वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। और जो इनके जो विसर्ग है यहाँ पर वह विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी नियम नंबर 4 क्या है, ई और ई के साथ विसर्ग आए और प्लस के इधर र से प्रारंभ होने वाला शब्द आए तो जो ये ई और ऊ है वो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा।
इसके बाद अपन नियम नंबर 5 की बात करें तो नियम नंबर 5 क्या है, प्लस के इधर ए के साथ विसर्ग आए और प्लस के इधर ई ऊ और आई हो, आई से प्रारंभ होने वाला होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी प्लस के इधर क्या है, ए के साथ क्या है, विसर्ग आए और प्लस के इधर ई ऊ आई हो, तो जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगी। और जो अपना नियम नंबर 6 है वह क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से प्लस के इधर क्या है, ए हो, प्लस के इधर ए हो और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद क और प हो, क या प हो, इधर क्या है, क या प, तो जो ये विसर्ग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यथावत रहेगी। तो अपना जो नियम नंबर 5 और 6 है, 5 और 6 किस प्रकार है, जो एक दूसरे रिलेटेड कि प्लस के इधर ए के साथ विसर्ग है, इसमें भी प्लस के इधर क्या है, ए और ए के साथ विसर्ग आएगी। लेकिन प्लस के इधर ई ऊ और ए हो, इनसे प्रारंभ होने वाला अगर कोई शब्द आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और अगर क या प से प्रारंभ होने वाला शब्द आए इधर प्लस के इधर, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो अपना विसर्ग संधि के नियम थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उनके रिवीजन किया। अब उनके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि है उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है नी प्लस संधि। नी के साथ क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के इधर क्या है, स आ रहा है, स क्या होता है, अघोष वर्ण होता है, अघोष वर्ण होता है। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगी। तो अपन नी प्लस संधि जब शब्द की संधि करेंगे तो क्या होगा, नी और विसर्ग स में परिवर्तित हो गई, स और संधि है, नी संधि है। अगला एग्जाम्पल है नी प्लस संकोच। नी प्लस संकोच में इधर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग है और इधर क्या है, स है। स क्या है, अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, स में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या होगा, नी, ये आधा स और इधर क्या है, संकोच, तो ये क्या हो जाएगा, निसंकोच। दु प्लस प्रकृति। दु प्लस प्रकृति में यह क्या है, दु है, तो दु किस में परिवर्तित होगा, स में। दु किस में परिवर्तित होगा, स में। और जो ये प है, प कौन सा है, अघोष वर्ण है, प फ क्या है, अघोष वर्ण, वर्ग के पहले और दूसरे क्या है, वर्ण है, इसके कारण। अब जो ये दु, ये स में हो गया और ये क्या हो गई, प्रकृति, दुस प्रकृति। ये नी है, इधर नी के साथ क्या है, विसर्ग है और कपट है, तो ये क्या है, अघोष वर्ण है, इस कारण ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, स में। अपना एक नियम था ना उसमें, मतलब जो स थी वो विसर्ग में परिवर्तित हो रही थी और विसर्ग है वो स में परिवर्तित होगा। तो ये जो नी, ये आधा स आ जाएगा, स और कपट, निस कपट। अगला एक नी प्लस कर्ष। तो इसका क्या होगा, नी और विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो जाएगी और ये क्या होगा, कर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष। जैसे ये नी प्लस तार है, नी प्लस तार में क्या होगा, निस्तार होगा, यानी जो ये विसर्ग है वह स में परिवर्तित होगी, तो ये क्या होगा, निस्तार। जैसे दुर प्लस आशा है, या किसी शब्द में र आए तो र किस में परिवर्तित होता है, विसर्ग में। र किस में परिवर्तित होगा, विसर्ग में, तो ये क्या हो जाएगा, दूर, दूर प्लस आशा, दूर प्लस आशा यानी दुराशा। जैसे अगला एग्जाम्पल है दुरात्मा। तो इसमें र आ रहा है, र विसर्ग में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या हो गया, दु प्लस आत्मा, ये क्या होगा, दु प्लस आत्मा। जैसे ये मन है प्लस अभिलाषा है, ये क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के इधर क्या है, ये कौन से हैं, सघोष वर्ण है, ए किसके अंतर्गत आता है, सघोष वर्ण के अंतर्गत। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, ओ में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका जब अपन संधि करेंगे तो क्या होगा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। जैसे अगला एग्जाम्पल है तप प्लस बल। बल क्या है, ब क्या है, ब सघोष वर्ण है, ब क्या है, सघोष वर्ण। और जो ये विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, ओ में, तो ये क्या होगा, तप प्लस बल क्या होगा, तपो बल।
तो इस प्रकार जो विसर्ग संधि थी उसके कुछ एग्जाम्पलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो इस प्रकार अपनी जो वर्णमाला का टॉपिक था हिंदी के अंतर्गत और जो संधि है वह 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। हम जो अपनी अगली क्लास होगी वो समास के बारे में होगी और इतना ही, यहाँ तक जितने भी नियम थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इनके एग्जाम्पलों के प्रैक्टिस करें और इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।